हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू। हम कर रहे हैं क्लास 12th के हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ नमक, जिसकी लेखिका हैं रज़िया सजाद जहीर। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं रज़िया जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 में राजस्थान के अजमेर में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो उर्दू कहानी संग्रह हैं जर्द गुलाब। और इन्हें जो सम्मान मिला वो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय लेखिका संघ से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। रज़िया शहीद जो हैं वो मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की और विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई। लखनऊ आने के बाद उन्होंने करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में वो पढ़ाने लगी और उसके बाद सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी इन्होंने की। रज़िया सजाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता रहा है। रज़िया सजाद जहीर की जो यहाँ पर आज हम कहानी पढ़ेंगे नमक शीर्षक जिसका है, ये कहानी भारत पाक विभाजन के, भारत और पाकिस्तान का जिस समय विभाजन हुआ था और उसके बाद सरहद के दोनों तरफ जब दो अलग अलग देशों में बढ़ चुका एक देश और उसके बाद जो सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित पुनर्वासित जनों से मतलब है कि वो लोग जो पैदा किसी दूसरे स्थान पर हुए, जैसे भारत में पैदा हुए, भारत के किसी क्षेत्र में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था और वो पैदा हुए हैं जिस प्रकार मान लो लाहौर में, और उसके बाद वो रह रहे हैं भारत के अलग होने के बाद वो भारत के किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं या फिर दिल्ली में, किसी भी क्षेत्र में। तो वो पैदा कहीं और हुए और उसके बाद वो पुनर्वासित हो गए। उन लोगों के दिलों को टटोलती हुई ये एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं इस कहानी के द्वारा। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। वो सिख बीबी जो लाहौर में पैदा हुई थी पर आज वो दिल्ली में रहती हैं और आज भी इतने सालों बाद भी वो लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। और सौगात के तौर पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए लाहौर से क्या लाया जाए तो वो नमक लाने की फरमाइश करते हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। नमक ले जाना जो कि गैर कानूनी कार्य है, पर वहाँ के कस्टम अधिकारी ये ले जाने की इजाज़त दे देते हैं क्योंकि वो जो कस्टम ऑफिसर थे वो दिल्ली के रहने वाले थे और वो अपना वतन दिल्ली को बताते हैं। जो व्यक्ति लाहौर में काम कर रहा है, लाहौर में रह रहा है और वो आज अपना वतन दिल्ली को बताता है। और इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी, जो भारत का कस्टम अधिकारी है सुनील दास गुप्ता, उनका कहना है मेरा वतन ढाका है। वो ढाका के रहने वाले थे। राष्ट्रीय राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, अलग अलग रास्ते बन चुके हैं, अलग अलग राज्य बन चुके हैं और उसके बाद भी मजहबी आधार पर भी, मजहब के आधार पर भी इन लोगों की जो रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर तो ये खींची गई रेखाएं हैं पर ये रेखाएं इनके अंतर्मन में अभी तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके
वतन की पहचान बदल चुकी है, परंतु आज भी दिल में उनका वतन वही है जहाँ जिसको वो अपना वतन मानते हैं। रहें वो कहीं भी, वतन उनका वही है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वो उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र, एक नमक का लाहौर से और दिल्ली तक आना, उसका सफ़र इस कहानी में दिखाता है कि उसकी जो पहचान है कि किस तरीके से हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। ये एक हार्दिक पहलू है जब सरहद के आर पार जो आज भी जीवित है, और जब तक ये जीवित है तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। कोई राजनीति नहीं कर पाएगा इन सरहदों को लेकर जब तक दोनों वतन के लोग अपने अपने वतन के प्रति वफादार हैं, अपने देश के प्रति वो ईमानदारी से कार्य करते हैं। लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है कि उनको ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाएगा। कि दोनों देशों में अलग अलग रहने वाले व्यक्ति, जो एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है पर वो लाहौर को अपना वतन बता रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो लाहौर में रहकर काम कर रहा है और उसके बाद भी दिल्ली को ही अपना वतन बताता है, तो आज भी वो उनका कहना है कि दोनों का वतन आज भी वही है और बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वो पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, आज भी उनके ख़त्म हो जाने पर राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है, वो लोग जो विस्थापित हुए थे वो उसी समय की बात है जब देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद की जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी तो अपने इसी क्षेत्र में पैदा हुई है, तो क्या नई पीढ़ी के आने पर ये उम्मीद बनी रह सकती है या ये उम्मीद समाप्त हो जाएगी? तो ये हम देखेंगे इस कहानी में किस तरीके से नमक का सफ़र तय करता है। नमक जो कि दिल्ली से जाने वाली एक साफ़िया बेगम है, वो लाहौर जाती हैं अपने वतन, अपने परिवारजनों से मिलने, और वहाँ से वो सिख बीवी के लिए थोड़ा सा नमक सौगात के रूप में उन्हें लाना है। तो वो नमक का सफ़र किस तरीके से तय करती है, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं उन सिख बीवी को देखकर साफ़िया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। सिख बीबी जो लाहौर की रहने वाली थी, बुज़ुर्ग थी। साफ़िया भी जिसका वतन लाहौर ही था, जिसका परिवार, जिसके भाई बंधु सभी लाहौर में रहते थे, और ये दिल्ली में रहती थी। तो जब सिख बीवी को साफ़िया देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उनकी शक्ल उन साफ़िया की माँ से बहुत मिलता जुलता था। बिल्कुल उनकी माँ की तरह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, और जिनमें नेकी, मोहब्बत, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही जैसे उनकी माँ बारीक मलमल का दुपट्टा पहना करती थी। मरहम पर जो अम्मा थी वो मुहर्रम का जब त्यौहार होता था, जब उनकी अम्मा जो दुपट्टा ओढ़ा करती थी, वैसे ही इन सिख बीवी ने भी वैसा ही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब साफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछ लिया। जिस के घर में वो बैठी हुई थी, तो सिख बीवी भी उनके बारे में पूछ लेती हैं कि ये जो बार बार मेरी तरफ इतने प्यार से देखे जा रही हैं, तो ये कौन है? तो उस घर की बहू बताती है कि ये मुसलमान हैं और कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। और जब सिख बीवी लाहौर का नाम सुनती हैं तो वो साफ़िया के पास आ बैठती हैं और उसे बताने लगती हैं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। और इस तरीके से दोनों जो है बातें करना शुरू करती हैं। कीर्तन होता रहता है।
आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहती हैं धीरे धीरे। साफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, अर्थात जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तभी से वो यहाँ रह रही थी। वैसे तो अब यहाँ हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक वो महिला जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय से ही लाहौर को जिसने देखा नहीं, लाहौर वो गई नहीं है, और अब वो अच्छे तरीके से सेटल हो चुके हैं, उनका अपना बिजनेस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद भी आज भी वो वतन को ही अपना लाहौर को ही अपना वतन बताती हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, और जब वो अपने वतन को याद करती हैं तो उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरकर उनके आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती साडा लाहौर। वो बार बार अपने वतन की बात कर रही थी कि साडा लाहौर, अपना लाहौर ऐसा है, हमारा लाहौर ऐसा है। और कीर्तन इस तरीके से कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लेकर उठने लगी तो साफिया के सलाम के जवाब में वो उसे दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। जब वो उसे विदा होने लगी तो साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो जो साफिया ने जब सिख बीवी से पूछा तो वो जो दरवाजे से लगी खड़ी थी हिचकिचाकर कुछ धीरे से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। और ये बात सुनकर उन्होंने वहाँ से दोनों चली गई। इधर साफिया अपने मायके अपने भाइयों के पास पहुँच चुकी थी। लाहौर 15 दिन गुजर चुके थे और 15 दिन इस तरीके से गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, क्योंकि उनका बस ना चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें, कि वो बहन जो इतने सालों बाद उनके पास आई है और आगे उसका पता भी नहीं कि कितने सालों के बाद वो आएगी, जो दूसरे देश में रहती है, परदेश की है बहन। तो दोस्तों, अजीज़ों की ये हालत थी कि जब उनका जाने का समय आया तो कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ। इस तरीके से उनका 15 दिन भी निकल गए और जाने का समय भी आ गया। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि सभी जितने भी रिश्तेदार आते, जितने भी दोस्त आते, तो सभी उनके लिए कुछ ना कुछ सौगातें, कुछ ना कुछ तोहफे ला रहे थे कि यहाँ से जाओगी तो ये याद के तौर पर ले जाना। सबसे बड़ी समस्या उस समय थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया, जिसमें नमक था, जो लाहौरी नमक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। साफिया का भाई एक बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि भाई जो है वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और आप क्या करेंगे नमक का? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। तो भाई का ये कथन कि आप लोगों के हिस्से में हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, तो इसका मतलब है कि भारत के हिस्से में पाकिस्तान से ज़्यादा नमक आया है। और ये बात सुनकर साफिया झुंझला जाती हैं, गुस्सा आ जाती हैं कि मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की कुछ समझ में नहीं आया कि माँ का क्यों जिक्र था। वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी और आज ये माँ के लिए नमक लेकर जा रही हैं। फिर भाई ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोले, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुज़रना होगा, कि आप कस्टम से गुजरेंगे जहां आपके सामान की पूरी चेकिंग होगी। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसे निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। तो जब वो ये कहती हैं तो वो समझाने के लिए कह रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो है गुस्सा हो जाती हैं, बिगड़ कर कहती हैं, निकल आने का क्या मतलब है? क्या मैं चोरी करके ले जाऊंगी? अरे छिपा के थोड़ी ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। भाई उन्हें समझाते हैं कि आप ये गलत करेंगी, कानून है,
अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं, सरकार के होते हैं, देश के होते हैं? कोई कानून मोहब्बत का, मुरव्वत का, आदमियत का, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं ना। तो अब वो बिगड़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें कि उन्हें नमक ले जाने के लिए मना किया जा रहा है, जो वो नमक वो अपनी सिख बीवी, अपनी माँ समान सिख बीवी के लिए सौगात के रूप में ले जाना चाहती हैं। तो अब वो यहाँ से जाती हैं, तो अब इन्हें यहाँ पर बहुत समझाया जा रहा है, तो भी भाई बहस कर रहे हैं। भाई कहते हैं हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो शायर भी नहीं होते कि आप उनसे कहें कि मुझे नमक ले जाना है और वो तुरंत मान जाएंगे। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कहती हूँ ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है और वो भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का कोई सामान नहीं है। मैं तो दिखा के ले जाऊंगी कि चंद रुपयों का ये थोड़ा सा नमक मैं ले जा रही हूँ। और भैया जो है उन्हें समझाते हुए थक जाते हैं और वो कहते हैं कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। अदीब कहा जाता है कलाकार को, अदीब शब्द का अर्थ होता है जो कलाकार होते हैं। तो उनके भाई का कहना है कि जो अदीब होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनका दिमाग, क्योंकि वो जो है दुनिया से जो साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, तो उन साहित्यकारों का दिमाग संसार से, दुनिया वालों से कुछ अलग ही चलता है। तो वो कहते हैं कि आप तो साहित्यकार ठहरी, तो वो लोग तो साहित्यकार होते नहीं और आपसे बहस में कर नहीं सकता। वैसे मैं आपको बताए दिए देता हूँ, आप नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी हो जाएगी। कि बताओ, पुलिस वाले की बहन थी और वो नमक लेकर जा रही थी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? भाई उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो भी गुस्से में जवाब देती हैं, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर अभी सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह, हम साहित्यकारों की तरह घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ बेहतर हो जाती भैया। और यहाँ पर हम अगर इस कथन को देखें तो ये एक साहित्यकार का बिल्कुल उचित कथन है, क्योंकि जिस नज़र से एक साहित्यकार दुनिया को देखता है, दुनिया के लोगों की इंसानियत, आदमियत और मोहब्बत को देखता है, अगर हर इंसान उसी मोहब्बत से एक दूसरे को देखने लगे, इंसानियत को निभाने लगे, तो शायद दुनिया अब से कुछ बेहतर हो जाएगी। तो एक बहन का ये सारे कथन बिल्कुल सत्य थे। उसके बाद मारे गुस्से के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया था। अगले रोज़ 2 बजे दिन में उनको रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उन्हें सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर उनके सूटकेस और बिस्तर बंद में बंद होती चली गई। जो भी सामान ले जाना था उन्हें, सब कुछ धीरे धीरे बंद होता गया और उनकी पैकिंग होती गई। अब अंत में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो वो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे। कीनू एक फल होता है जो संतरे और माल्टे दोनों का मिक्स टेस्ट का होता है, और ये एक दोस्त ने उन्हें तोहफा दिया था। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है और संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी तरफ थी वो नमक की पुड़िया। अब 2 ही चीज़ें रह गई थी, या तो वो कीनू की टोकरी या फिर नमक की वो पुड़िया जो वो सिख बीवी के लिए ले जाना चाहती थी। उसके बाद अब तक साफिया का गुस्सा भी उतर चुका था भावना के स्थान पर, क्योंकि अभी तक वो इमोशंस में बह रही थी, भावनाओं में बह रही थी और वो नमक को ले जाना चाहती थी। पर अब बुद्धि धीरे धीरे से उन पर हावी हो रही थी। वो दिमाग लगा रही थी कि हाँ, सच में ही कस्टम वाले उन्हें नमक नहीं ले जाने देंगे। नमक की पुड़िया लेके तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ही ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें कि वो हमारा और सामान बिखेरे ही ना, खोले ही ना। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया, ये भी डर था कि अगर वो पहले ही कस्टम वालों को दिखा देंगे कि मुझे नमक लेकर जाना है और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, तो क्या वो अपनी माँ के लिए, अपनी सिख बीवी के लिए इतना सा तोहफा नहीं ले जा पाएंगी? तो मजबूरी है, छोड़ देंगे।
लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था, कि जो हमने अपनी सिख बीवी के समान, जो हमारी माँ थी, जो हमने उनसे वादा किया था, फिर उस वादे का क्या होगा। और उसके बाद वो कहती हैं, हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद शब्द का अर्थ होता है जो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, अली के वंशज थे, उनको सैयद कहा जाता है। तो वो अपने वचन के पक्के होते हैं, तो वो कहती हैं कि हम अपने आप को सैयद कहते हैं, तो और मैं अपनी माँ का वादा पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो फिर वादा करके झुटलाने का क्या मायने, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे। फिर वो दोबारा से सोचती हैं कि अगर इन्हें किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए, छिपा कर ले जाया जाए, तो किनुओं के ढेर को कौन चेक करेगा, क्योंकि फल तो कोई देखते ही नहीं, और टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाएगा, और अगर देख भी लिया तो नहीं जी। फिर वो मनी मन खुद ही बातें किए जा रही हैं कि नहीं, कोई फलों की टोकरी चेक ही नहीं कर रहा था और किसी ने भी नहीं देखी। इधर से केले, उधर से किन्नू, सभी तो ला रहे थे और ले जा भी रहे थे, और ये ठीक ही है, और आगे जो होगा देखा जाएगा। और उन्होंने किन्नू की जो टोकरी थी वो कालीन पर उलट दी और सारे किन्नू की टोकरी खाली कर ली। नमक की पुड़िया को उठाकर उन्होंने टोकरी में नीचे तह करके रख दिया। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। प्यारे को कब्र की गहराई में उतारने से मतलब क्या है कि उन्हें वो जैसे हम किसी अजीज़ को जब आखिरी बार कब्र में दफनाते हैं और उसे देखते हैं तो उन्हें हम निहारते रहते हैं, तो वैसे ही वो नमक की पुड़िया जो उन्हें सौगात के रूप में लेकर जानी थी उसको वो निहार रही थी। कुछ देर उकड़ू बैठी रही, पुड़िया को ताकती रही और उसके बाद उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें बचपन में अम्मा ने सुनाया था, जिसमें शहजादा अपनी रान चीरकर, अपने खाल को चीरकर उसमें हीरा छिपा कर ले जाता है। देवों से, खौफनाक भूतों से, राक्षसों सबके सामने होता हुआ वो सरहदों से गुजर जाता है और हीरा उसके अंदर छिपा रह जाता है। और वही ये सोच रही थी कि इस ज़माने में भी अगर कोई ऐसी तरकीब होती तो शायद वो अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा लेती। और उसने एक आहा भरी, क्योंकि ये नमक की पुड़िया को लेकर जाना भी उसी के समान था। फिर वो एक एक किनुओं को करके टोकरी में रखने लगती हैं, पुड़िया को इधर उधर आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिपाकर वो रख देती हैं। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़ लेती हैं, सूटकेस को पलंग के नीचे खिसका देती हैं, टोकरी उठाकर वो पलंग के सिरहाने रख लेती हैं और लेटकर चादर जो है वो ओढ़ लेती हैं। इस तरीके से वो अपना पूरी पैकिंग कर चुकी होती हैं। रात के लगभग 1:30 बज गए थे, मार्च का समय था, हवा खिड़की की जाली से अंदर आ रही थी। बाहर चांदनी और ठंडी रात थी, जिस रात जो आखिरी रात थी उनकी लाहौर में, ये वो है। खिड़की के करीब ही चंपा का एक घना दरख्त लगाता घना पेड़ था, जिसके सामने दीवार पर पत्तियों का अक्ष, उसकी जो परछाई थी वो पड़ रही थी। तो आज के लिए अभी इतना ही। अब हम इस कहानी की व्याख्या के भाग 2 में देखेंगे कि वो नमक को कस्टम की सारी मुसीबतों का सामना कराते हुए ले जा पाती हैं या नहीं ले जा पाती, और किस तरीके से वो सिख बीवी को दिए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा।